आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान का परिचय। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर होता है, संविधानवाद क्या होता है, आर्टिकल को कैसे पढ़ा जाता है, क्लॉज सब क्लॉज कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुसूची क्या होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इससे बेसिक क्लास से रिलेटेड 3 वीडियो आपको दिया गया है। अगर वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आगे का जो चैप्टर होगा पॉलिटी का तो ये समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम संविधान का परिचय। संविधान का परिचय जो है, इसको पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हमको पॉलिटी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद शायद एक और वीडियो होगा बेसिक क्लास का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे प्रस्तावना। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो आप हेडिंग बना सकते हैं संविधान का परिचय। संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ पता चलेगा आपको कि संविधान को किस तरह से पढ़ा जाएगा, कितने भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप उधर मत ध्यान दीजिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे में कंसंट्रेशन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। संविधान का परिचय जो है, इसको हम लोग 3 वर्गों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा संविधान निर्माता हमको मतलब नहीं बताया, संविधान निर्माता के द्वारा ये नहीं कहा गया कि इसको आप 3 वर्गों में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको अपने तरीक़ा से 3 वर्गों में बांट के देखेंगे, और इससे क्या होगा, हमारा जो पढ़ने का जो सिस्टम है ये आसान हो जाएगा। समझ आ गया बात? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले संविधान की अगर बात करें तो संविधान को सबसे पहले दर्शन में बांटा गया। किसमें? दर्शन। ठीक है, दर्शन। दूसरा भाग अगर बात करें तो सरकार का गठन, सरकार का गठन, ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा। इसको पहला भाग मान सकते हैं, और तीसरा भाग में आप बांटना चाहें तो बांट सकते हैं विविध में। ठीक, ये हो जाएगा तीसरा। पहला भाग दर्शन, दूसरा सरकार का गठन, और तीसरा विविध। अब हम लोग देखेंगे कि दर्शन क्या होता है, दर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, दर्शन का मतलब होता है, अगर एक लाइन में बात करें तो दर्शन का मतलब होता है देखना। समझ रहे हो बात? जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप जैसे लोगों से मुलाकात हो गई तो हम क्या कह देंगे, मेरा सौभाग्य अच्छा था जो आपसे मुलाकात हो गया। ठीक है, मतलब दर्शन हो गया आपसे। तो दर्शन का मतलब होता है देखना। लेकिन अगर हम लोग संविधान के सापेक्ष में बात करें, संविधान के संदर्भ में बात करें, दर्शन का मतलब क्या होता है, तो संविधान के संदर्भ में हम कह सकते हैं दर्शन मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन आदर्श के रूप में देखना। किस रूप में देखना? आदर्श के रूप में देखना। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, ठीक है, तो वो हमारे भविष्य के भारत कैसा होगा तो उनके बारे में वो कल्पना करते थे। ठीक है, भविष्य के भारत के रूपरेखा का आदर्श के रूप में कल्पना करना। ठीक है, यहाँ पर दर्शन का मतलब ये होता है। जैसे अगर बात कर ले कि दर्शन के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे अगर पहला नंबर बात करें तो इसमें आ जाता है फंडामेंटल नहीं, राइट नहीं, पहला चैप्टर आएगा प्रस्तावना। क्या आ जाएगा? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या बात करा गया है, तो वहाँ पर दर्शन की बात करी गई है, नहीं कि हमारा जो भविष्य का भारत होगा ये कैसा होगा। यानी एकता होना चाहिए, अखंडता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बात करी गई है किसमें? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना क्या हो जाएगा? ये दर्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में किसकी बात करी गई है? हमारी स्वतंत्रता की बात करी गई है। ठीक है, बहुत सारा प्रावधान दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे संविधान निर्माता के द्वारा इसको आदर्श के रूप में देखा है कि हमारा भविष्य का जो भारत होगा वो कैसा होगा। ये सब कहाँ पर झलक मिलता है इसका? मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तीसरा, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी प्रकार से चौथा अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में संविधान का दर्शन
पाया जाता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, निम्नलिखित में से संविधान का दर्शन पाया जाता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य। तो आपका कौन सा आंसर होगा? है तो चारों दर्शन, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, ठीक है। अगर 4 में से कोई एक ऑप्शन हो तो जो 4 में से एक होगा उसको मार लेंगे। अगर चारों में से चारों है तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, ठीक है। तो इसमें संविधान का दर्शन पाया जाता है। कोई डाउट? डीपीएसपी मतलब सर क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये चैप्टर आएगा, ये जितना भी है सारा चैप्टर आएगा, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी बेसिक क्लास है इसलिए बस सिर्फ आपको इससे परिचय करवा रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। उसके बाद दूसरा सरकार का गठन, ठीक है। तो सरकार का गठन, इसको हम पहले इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, विविध, ठीक है। तो विविध के अंतर्गत 3-4 चैप्टर आ जाता है। जैसे अगर बात करें नगर पालिका, तो नगर पालिका किसके अंतर्गत आ जाएगा? विविध में आ जाएगा, ठीक है। नगर पालिका हो गया, या चुनाव से संबंधित प्रावधान, ठीक है। चुनाव से संबंधित प्रावधान, ये भी किस में आ जाएगा? विविध में। जैसे पंचायत की अगर हम लोग बात कर लें, पंचायत, तो इसको भी हम विविध में पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे केंद्र राज्य संबंध हो गया, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध, ये भी किस में पढ़ लेंगे? विविध में, ठीक है। तो ये सारा का सारा विविध में आ जाएगा। और नगर पालिका हो ही गया, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट है सरकार का गठन। तो सरकार का गठन समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सरकार क्या होता है, ठीक है। सरकार किसको कहते हैं? हम लोग अलग अलग जगह देखते हैं, अलग अलग सरकार का परिभाषा सुनते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाइएगा तो एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर लिखा होता है अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। कभी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको भारत सरकार, ठीक है। जैसे यूपीएससी का मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन है तो वहाँ पर आपको भारत सरकार मिलेगा, मोदी सरकार नहीं मिलता है, ठीक है, भारत सरकार। फिर कहीं आप जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है आपको बिहार सरकार, कहीं जाते हैं तो आपको मिलता है यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, ठीक है, ज़मींदार के सामने जाता है तो वहाँ पर कहता है जी सरकार ना, आप ही माई बाप हैं सरकार ना। तो सरकार का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, सरकार होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरकार, ठीक है। सरकार क्या होता है, सरकार का परिभाषा हम लोग जानेंगे, और सरकार किसको कहते हैं, ठीक है। तो सरकार का अगर परिभाषा एक लाइन में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करता है, उससे सरकार कहा जाता है। कोई भी संस्था है जो शासन संचालन का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? सरकार, ठीक है। जैसे बिहार में जो शासन चलाता है उसको बिहार सरकार कह देंगे। केंद्र में अगर कोई सरकार चला रहा है तो उसको केंद्र सरकार कह देंगे। जैसे केंद्र में अभी मोदी जी का सरकार है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार कहेंगे। मोदी सरकार टेक्निकली गलत है, ठीक है, वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री का पद, तो इसलिए हम लोग नारा के रूप में यूज कर लेते हैं अब की बार मोदी सरकार, लेकिन टेक्निकली ये क्या है? गलत है, ठीक है। जैसे अब की बार योगी सरकार मान लो, ये गलत है, उत्तर प्रदेश सरकार कहेंगे, भारत सरकार कहेंगे, लेकिन किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, ये टेक्निकली होता है। इससे जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली वही वही सरकार होता है। केंद्र सरकार या जो भी राज्य का सरकार है तो वो सरकार कर लिया जाएगा। तो इसका परिभाषा समझ में आया? वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। समझ में आ गया बात? अब इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं सरकार का अंग। सरकार का अंग, देखो सरकार जो होता है इसको मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 की अगर बात कर ले तो नंबर 1 में हम लोग लिख लेंगे विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका।
न्यायपालिका, इंग्लिश भी चाहे तो लिख सकते हैं हम। विधायिका को लेजिस्लेचर कहा जाता है, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका को जुडिशियरी, जुडिशियरी। ठीक है। तो विधायिका क्या होता है? तो हम कह सकते हैं सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है उसे विधायिका कहा जाता है। तो ये इसका परिभाषा आप नीचे चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, आपको यहाँ पर क्या कहा गया? सरकार का वह अंग जो सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर आप एक सवाल ये भी पूछ सकते हो कि सर इससे पहले आप बताए थे कि जो कानून बनाता है उसको सांसद कहा जाता है। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, सांसद कहा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है? ये भी कानून बनाता है, विधायिका भी कानून बनाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? विधायिका और संसद में क्या अंतर है, बता सकते हैं आप? नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। क्लास में नहीं आए थे, कोई बात नहीं है। तो विधायिका, देखिए विधायिका जो है एक कॉमन शब्द है। ठीक है, विधायिका एक कॉमन शब्द है, यानी कि किसी भी देश का व्यक्ति जो कानून बनाता है, किसी भी देश का, उसको अगर कॉमनली अगर बात करें तो उसको विधायिका कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली किसी भी देश की बात करी जाए तो वहाँ उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, जैसे भारत में जो कानून बनाएगा उसको कॉमन नेम की तरह अगर बात करें तो उसको विधायिका कह देंगे। लेकिन भारत में जो कानून बनाता है उसको संसद कहा जाता है, उसका नाम क्या है? संसद। समझ आ रहा बात? जैसे अगर हम लोग बात कर ले चीन, तो चीन में जो विधायिका है यानी कि जो कानून बनाता है तो उसको कॉमनली तो हम विधायिका कह सकते हैं, लेकिन चीन में उसको क्या कहा जाता है? जनवादी। क्या नाम है उसका? जनवादी। उसी तरह से अगर हम लोग अमेरिका में बात कर ले तो अमेरिका का जो विधायिका है उसको कहा जाता है कांग्रेस। अमेरिका की विधायिका को क्या कहा जाएगा? कांग्रेस। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो विधायिका उसको कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। ईरान की विधायिका की बात करें तो ईरान की विधायिका को मजलिस कहा जाता है, मजलिस। और उसी प्रकार से अगर हम जापान की विधायिका की बात करें तो उसको डाइट कहा जाता है। ठीक है। तो विधायिका एक कॉमन नेम है, अलग अलग देशों में जो कानून बनाता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया, भारत, अपना भारत में संसद कहेंगे, चीन में जनवादी, यूएसए में कांग्रेस, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, ईरान मजलिस और जापान डाइट। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं तो उसका जो विधायिका होगा उसका अलग अलग नाम होगा। ठीक है। अगर आप स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप लुसेंट देखिएगा तो वहाँ पर अलग अलग विधायिका का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। समझ आ गया बात? तो ये विधायिका जो कानून बनाने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? विधायिका। उसके बाद कार्यपालिका। ठीक है, तो विधायिका ने क्या किया? कानून बना दिया, तो उस कानून को लागू भी करना पड़ेगा। तो जो लागू करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है या उस संस्था को कहा जाता है कार्यपालिका। ठीक है, यानी कि कार्यपालिका कानून लागू करता है। ठीक है। अब कार्यपालिका इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होता है? तो न्यायपालिका ये होता है, जैसे मान लो विधायिका कोई कानून बनाया तो विधायिका या कार्यपालिका के बीच कोई झगड़ा हो गया मान लो। ठीक है, या सरकार या जनता के बीच कोई झगड़ा हो गया या जनता के बीच झगड़ा हो गया। ठीक है, कोई भी विवाद हो गया तो उस विवाद का जो निपटारा करता है उसको कहा जाता है न्यायपालिका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जो विवादों का निपटारा करता है उसको क्या कहेंगे? न्यायपालिका। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा कार्यपालिका को देख लेते हैं। ठीक है, कार्यपालिका को देख ले थोड़ा आगे बढ़ा के। अगर कार्यपालिका को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका इसको दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका को कितने वर्गों में बांटे? दो वर्गों में, राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका। अब जो राजनीतिक कार्यपालिका होता है ये अस्थायी होता है।
कैसा होता है? अस्थाई। अस्थाई क्यों होता है? तो अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुन के जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम पास करके नहीं आता, ये जनता के द्वारा चुन के आता है, तो इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। 5 साल के बाद फिर इसका रिटायरमेंट आ जाता है, फिर से चुनाव होगा, जीतेगा तो फिर आएगा, नहीं जीतेगा तो फिर ख़त्म। तो इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका जो है ये अस्थायी कार्यपालिका होता है, और इसके अंतर्गत आ जाता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। क्या आ जाएगा? मंत्रिपरिषद। आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद आ जाएगा। मंत्रिपरिषद में अलग अलग मंत्री होता है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि जो मंत्री है वो तो विधायिका भी होता है, विधायिका भी होता है और कार्यपालिका भी होता है, यानी कि वो कानून भी बनाता है, उसको लागू भी करता है, ठीक है। मंत्री का दोनों काम होता है। जैसे मान लो कोई मंत्रालय है, जैसे मान लो शिक्षा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय में कोई मंत्री होगा ना, या स्वास्थ्य मंत्रालय है तो उसका कोई मंत्री है। मान लो वो कोई कानून बना दिया, अब कानून बनाया तो फिर उसको देखना भी पड़ेगा कि जो हमने कानून बनाया क्या ये सही तरीक़ा से चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए वो क्या करता है? दौरा पर भी जाता है, देखता है कि हाँ कानून ठीक है नहीं है, हाँ पता चलता है, खुद उसको दौरा पर गया देख के वो अपना कानून देख करके किस तरह से हम कानून बनाए और किस तरह से ये लागू हो रहा है, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका कैसा होता है? अस्थायी, और इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? मंत्री परिषद, ठीक है। और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका जो होता है ये अस्थायी होता है, ठीक है। ये कैसा होगा? अस्थायी। क्यों अस्थायी होगा? क्योंकि ये चुन के नहीं जाता, ये एग्ज़ाम पास करके जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यूपीएससी बीपीएससी पास करके जाते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वो सब का सब किसमें आ जाएगा? प्रशासनिक कार्यपालिका में, ठीक है। चाहे स्टेट का कोई कार्यपालिका हो या मतलब केंद्र का हो, संघ का हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रशासनिक कार्यपालिका में। समझ में आ गया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटाते हैं और एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार के अंग, सरकार के अंग हम लोग देख रहे थे, इसमें आपको क्या बताया गया? विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा क्या था? न्यायपालिका। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विधायिका जो है इसको फिर किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए विधायिका जो होता है वो ये 2 स्तर पर होता है, ठीक है। विधायिका कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। एक तो होता है संघ की विधायिका, संघ को हम लोग केंद्र भी बोल देते हैं, ठीक है, संघ की विधायिका। और दूसरा होता है राज्य की विधायिका, राज्य को हम लोग प्रांत भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत, प्रांत या राज्य की विधायिका, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, विधायिका केंद्र की विधायिका और दूसरा क्या है? प्रांत या राज्य की विधायिका। अब देखो जो संघ या केंद्र की विधायिका होती है या होता है, ठीक है, उसको सांसद कहा जाता है। केंद्र की विधायिका को क्या कहा जाएगा? सांसद, ठीक है। और सांसद का भी 2 स्तर होता है। सांसद का कितना स्तर होता है? 2। एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा होता है लोकसभा, लोकसभा। संसद का 2 स्तर, राज्यसभा, लोकसभा। उसी तरह से अगर हम लोग प्रांत या राज्य की विधायिका में आए तो प्रांत का जो विधायिका होता है, जैसे बिहार है अपना राज्य है, ठीक है, जितना भी जो भी राज्य होता है तो उसका भी विधायिका होता है, तो उसके विधायिका को कहा जाता है राज्य विधानमंडल। उसको क्या कहा जाएगा? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, ठीक है। और इसका भी 2 स्तर होता है। कौन कौन? तो पहला अगर बात करें तो पहला होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा, विधान
सभा। ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग अभी परिचय ही देख रहे हैं कि ये सारे का सारा चीज़ हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो जिस तरह से विधायिका का जिस तरह से विधायिका होता है, संघ की विधायिका, प्रांत की विधायिका, उसी तरह से कार्यपालिका भी, इसको भी दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला संघ की कार्यपालिका और दूसरा प्रांत की कार्यपालिका। अब संघ की विधायिका में कौन कौन आ जाएगा? तो कार्यपालिका, सॉरी, अरे विधायिका पता नहीं क्या हो गया। संघ की कार्यपालिका में क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और एक और आ जाएगा केंद्रीय सेवाएं, जितना भी जो भी लोक अधिकारी है केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे केंद्रीय सेवाएं, मतलब केंद्रीय सेवा में जो भी अधिकारी आ जाता है वो सबका सब क्या आ जाएगा? संघ की कार्यपालिका में। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट कर लो थोड़ा सा, तो वो आ जाएगा प्रांत की कार्यपालिका। जैसे राज्य में अगर बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद हम लिख सकते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद, और जैसे यहाँ पर केंद्रीय सेवाएं हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रांतीय सेवाएं। ठीक है, प्रांतीय सेवा, यानी कि प्रांतीय सेवाएं जो भी, जैसे मान लो बीपीएससी से कोई पास करके गया, ठीक है, तो वो अधिकारी बना, तो वो किस में आ जाएगा? प्रांतीय सेवाएं में। तो प्रांतीय सेवाएं में जो आएगा वो भी क्या कहलाएगा? कार्यपालिका। ठीक है, कौन सी कार्यपालिका? तो संघ की प्रांत की कार्यपालिका। ठीक है, तो ये हमारा कार्यपालिका का वर्गीकरण था। ठीक है, और उसके बाद न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका में हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, और फिर जो भी छोटा मोटा हो जाएगा तो उसको ले लेंगे अन्य में। ठीक है, तो ये आज का बेसिक क्लास था आप लोगों का। इसके बाद हम लोग